प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, 1 2 3 माइक चेक। हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। हेलो 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 हेलो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे। हेलो 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 हेलो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, 1 2 3 माइक चेक। सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ भाई, सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ, फटाफट से ज्वाइन कर लो जी, फटाफट से। और लाइक का बटन ठोक दो सारे बच्चे फटाफट से लाइक ठोक दो जी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। वेरी गुड आफ्टरनून जी, की हाल चाल?
जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून शीतल, गुड आफ्टरनून जतिन, गुड आफ्टरनून सीमो, गुड आफ्टरनून राहुल, गुड आफ्टरनून तान्या, गुड आफ्टरनून अंकिता, गुड आफ्टरनून प्रशांत, गुड आफ्टरनून दीपक, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मेरे यारों, मेरे दिलदारों, क्या हाल चाल। सर जी आज हम डीटी होगा या आईडीटी होगा? डीटी होगा जी, आज की क्लास में डीटी हम करेंगे। नोट्स आपके मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए थे और उम्मीद करूंगा सबने डाउनलोड कर लिए होंगे, और नोट्स आपके व्हाट्सएप चैनल पर भी मैंने डाल दिए थे, तो सबके पास नोट्स आ चुके होंगे जी। ठीक है जी, सबके पास नोट्स जो हैं वो नोट्स सबके पास पहुंच चुके होंगे। डन, चलो वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। चलो और फटाफट से शुभारंभ करते हैं। ठीक है, आज हमें इनकम टैक्स के क्वेश्चन करने स्टार्ट करने, और कल तक हमने जीएसटी के क्वेश्चंस किए थे, और आज हमें जो स्टार्ट करने हैं वो हमें स्टार्ट करने इनकम टैक्स के क्वेश्चन। ये पीडीएफ आपके मैं ग्रुप में डाल चुका हूं जी, ये पीडीएफ आपके मैं ग्रुप में डाल चुका हूं। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब हम प्रोविजन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो हम चैप्टर कर रहे हैं, अब तुम्हें पता ही है मेरी आदत है प्रोविजन बीच बीच में डिस्कस कर लेता हूं, मैं कहता हूं बट बीच बीच में कर लेता हूं। मेरे अंदर भी कीड़ा है, पता नहीं वो कौन से बार मतलब मैं कहता हूं कि प्रोविजन डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर प्रोविजन के बिना क्वेश्चन होता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा प्रोविजन मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, बट चलो जो भी है लिमिटेड प्रोविजन रहेगा, मेन हमारा ध्यान जो है वो क्वेश्चन पे रहेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब जो मैंने फाइल आपको दी है ना, इस फाइल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें डाले हैं, चाहे वो सीएमए के मॉड्यूल के हों, चाहे वो सीए वाले मॉड्यूल के हों, चाहे वो सीएस वाले मॉड्यूल के हों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें डाले हैं, और कोशिश करने आज वाली क्लास में कंप्लीट करने हैं। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब जो आज से हमारी संजीवनी बूटी की सीरीज इनकम टैक्स के लिए स्टार्ट होने जा रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम टैक्स में हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स करेंगे। जैसे टैक्स रेट वाला चैप्टर हो गया, आज हम सारा खत्म कर देंगे। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस वाला हो गया, होपफुली आज हम उसको स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर आपका क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, सेट ऑफ हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, फिर आपका चैप्टर हो गया एडवांस टैक्स वाला चैप्टर हो गया, तो ये एएमटी वाला चैप्टर हो गया। तो जो भी आपके छोटे मोटे चैप्टर हैं उसको हम रिवाइज कर लेंगे। फिर 7 तारीख को, आप सब जानते हो 7 तारीख को हमारा महाकुंभ है, और महाकुंभ का मतलब हमारी सबसे बड़ी मैराथन है इनकम टैक्स की 7 तारीख को। तो 7 तारीख को जो हमारी इनकम टैक्स की मैराथन है, जब वो मैराथन हमारी खत्म हो जाएगी 8 तारीख को सुबह, उसके बाद से जो भी क्वेश्चंस होंगे फिर 5 हेड्स ऑफ इनकम के होंगे, फिर 5 हेड्स ऑफ इनकम वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिर हम कोशिश करेंगे हर वैरायटी के क्वेश्चन करने की, बस ये पर ध्यान दो। और ये सीरीज हमारी कब तक कंटिन्यू रहेगी, ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी 17 से 18 तारीख तक, क्योंकि 19 तारीख से लेके, आप मान लो 19 तारीख से लेके 24 तारीख तक मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो 19 तारीख से लेके 24 तारीख तक मैं कोई क्लास नहीं ले पाऊंगा, और वैसे भी उस टाइम मेरे ख्याल से मैं सब कुछ करा चुका हूँ अपनी तरफ से, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से, वो अब थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी तो करोगे, थोड़ा सा खुद भी तो पढ़ोगे, या मेरे जैसे होता है ना बचपन में होता था, वो पापा क्या करते थे कि चल बेटे कंधे पे बैठ जा, तेरे को मैं वो दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ, तेरे को मेला दिखाता हूँ, तो वो काम तो नहीं करना ना कि चलो गाबा सर हम तुम्हारे कंधे पे बैठ गए, चलो आप हमें लेके चलो, हम यहीं पे, ऐसा तो नहीं करना ना। थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी भी करनी है, ठीक है। तो कोशिश करूंगा मैं 17 तारीख तक क्लासेस लूंगा, 18 के बाद की कोई क्लास नहीं होगी। फिर उसके बाद जब मैं 24 तारीख को वापस आऊंगा, तो सीएस वाले बच्चों के 27 और 26 तारीख को एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले मैं प्री एग्जाम मैराथन लूंगा। एग्जाम से पहले, सीएस के एग्जाम से पहले मैं प्री एग्जाम मैराथन लूंगा उन बच्चों की, तो वो टेंशन मत ले। मैं 24 को वापस आऊंगा, उसके बाद आपकी प्री एग्जाम मैराथन होगी। अब प्री एग्जाम मैराथन में क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। उसके बाद फिर सीए वाले बच्चों के एग्जाम होंगे, तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ क्लासेस लेता रहूंगा, तो वो भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है जी। चलो तो ये हमारा प्रॉपर प्लान रहेगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो आप एक बार फटाफट से आ जाइए, अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ जी।
अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ। अब इधर देखो ध्यान से जी, अब ये डीटी वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन सीएमए के मॉड्यूल का है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ये सीएमए के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीएमए के मॉड्यूल का है। तो जिस भी मॉड्यूल का हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, वो आज हमें सारे करने हैं। आज का हमारा टारगेट है टैक्स रेट वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर देने हैं, तीनों मॉड्यूल के, चाहे वो सीए के हो, चाहे वो सीएस के हो, चाहे वो सीएमए के हो। और अगर टाइम बचा तो रेजिडेंशियल स्टेटस वाले क्वेश्चन भी आज हम स्टार्ट कर देंगे, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। चलो री, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ। क्वेश्चन नंबर देखो जी, इनके मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। चेक करना क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है स्टेट अंडर द हेड ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल। बताओ अब नीचे दी गई इनकम जो है वो किस किस हेड में टैक्सेबल है, वो ये पूछ रहा है। आप सब जानते हो ना इनकम टैक्स में 5 हेड हैं। हेलो ओए ढोकले, हेलो ओ भाई साहब, ये तो पता ना इनकम टैक्स में 5 हेड हैं। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये तो क्लियर है ना। हमारा अभी कौन सा हेड चल रहा है? कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी हम खत्म कर चुके हैं, सैलरी हम खत्म कर चुके हैं, अभी कैपिटल गेन अदर सोर्स चल रहा है त्रिशूल बैच के अंदर। उसके बाद हम रिवाइज करेंगे पीजीबीपी। आई थिंक ये आप सबको पता है, ठीक है। चलो अब एक बार चेक करो। पहला वो कह रहा है तरुण को 72,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी से। अब सारे बच्चे बोल दो एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट किस हेड की इनकम है? तो भैया अदर सोर्स की इनकम है, तो पहले का आंसर तो अदर सोर्स बनेगा। अगले पर आओ। फिर कह रहा है आकाश को 35,000 रुपए का गेन हो रहा है सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। अब उसने शेयर्स होल्ड किए हैं। अगर उसने शेयर होल्ड किए हैं और शेयर बेच के जो उसको इनकम हो रही है, तो वो इनकम टैक्सेबल कहां पे होगी? वो इनकम कैपिटल गेन में भी टैक्सेबल हो सकती है, वो इनकम पीजीबीपी हेड में भी टैक्सेबल हो सकती है, अगर उसने शेयर्स हेल्ड किए हैं स्टॉक इन ट्रेड की तरह। अब उसने ना हमें ये बताया नहीं है उसने शेयर हेल्ड कैसे किए हैं। तो अगर शेयर हेल्ड कैसे किए हैं, अगर एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड किए हैं तो इनकम कैपिटल गेन की है, अगर एज ए स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड किए हैं तो इनकम जो होगी वो पीजीपी की होगी। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर 2700 रुपए रिसीव बाय अतुल एज रेम्युनरेशन एज एन एग्जामिनर फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब एज ए एग्जामिनर काम कर रहा है, एज ए एग्जामिनर उसको पैसा मिल रहे हैं 2700 रुपए, तो इनकम किस हेड की होगी? इनकम जो होगी वो अदर सोर्स हेड की होगी, तो ये इनकम जो हमारी अदर सोर्स की है। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं बरनाली ए लॉयर अर्न इनकम 1,45,000 हर प्रोफेशन। अब उसके प्रोफेशन से इनकम आ रही है 1,45,000। अब अगर उसके प्रोफेशन से इनकम आ रही है 1,45,000 रुपए, तो ये हमें टैक्सेबल कहां पे करनी होगी? ऑब्वियस सी बात है इनकम जो होगी ये पीजीपी हेड में टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रही है सवर्नली रिसीव रेंट मिल रहा है 84,000 लेटिंग आउट वन हर फ्लैट टू टेनेंट। अब बताओ उसने एक फ्लैट किराए पर दिया और वहां से किराया आ रहा है, तो ये रेंटल इनकम जो होगी किस हेड में टैक्सेबल होगी? ये रेंटल इनकम जो होगी ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का लॉक कर देते हैं। चलो तो अब जाके ये हमारा क्वेश्चन पैक हो गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये देखो एग्जाम्पल। अब मेरा सारे बच्चों से ना रिक्वेस्ट है, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन है जी? एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना। इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, डिफॉल्ट स्कीम ली है, इनकम 6 लाख रुपए की है। इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, डिफॉल्ट स्कीम ली है, इनकम 680 की है। सीनियर सिटीजन है, डिफॉल्ट स्कीम ली है, इनकम 710 की है। इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, डिफॉल्ट स्कीम ली है, इनकम 730 की है। अब अगर टैक्स निकाल दो। मेरे को सारे बच्चे बताओ, डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में आप सब जानते हो 7 लाख रुपए तक की इनकम पे रिबेट मिल जाती है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब जो पहले 2 केस हैं 6 लाख और 680, अब जो 6 लाख और 680 वाले हैं उसमें जो भी टैक्स बनेगा उतने की मुझे रिबेट मिल जाएगी, टैक्स बनेगा 0। तो पहले दोनों वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? जो पहले दोनों वाले केस हैं उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 6 लाख तक की इनकम में जो भी टैक्स बनेगा रिबेट मिल जाएगी, 680 पे जो भी टैक्स बनेगा रिबेट मिल जाएगी। तो 6 लाख की इनकम पे कितना बनेगा? 3 लाख तक नील, 3 लाख से 6 लाख, 3 लाख का गैप है, 5% 15,000, तो 15,000 रुपए का टैक्स, 15,000 रुपए की रिबेट, टैक्स बनेगा नील। दूसरे में अब यहाँ पे 680 है,
अब अगर 680 की बात करूंगा तो 6 लाख तक बन रहा है 15,000, तो 80,000 पे बनेगा 8 और 15 23,000, 23,000 रुपए का टैक्स है, 23,000 रुपए की रिबेट है, जीरो हो गया जी। अब याद करो मैंने कहा था 7 लाख के बाद भी रिबेट मिलती है। हेलो बबुआ ओ मेरे बबुआ, याद करो 7 लाख के बाद रिबेट मिलती है नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है जी। अब अगर 7 लाख के बाद रिबेट मिलती है, इनकम 7,10,000 रुपए की है, अब 7,10,000 रुपए टैक्स कितना बनेगा पहले मेरे को बताओ। 7,10,000, 7 लाख से कितने ज्यादा है? 7 लाख से ज्यादा है 10,000 रुपए। फिर 7,10 पे टैक्स कितना बनता है? तो 7,10 पे अगर मैं टैक्स निकालूंगा तो 11,000 प्लस में 15,000 26,000। अब 26,000 रुपए का टैक्स बन रहा है, 26,000 रुपए का टैक्स है, इनकम बढ़ी 10 से तो 16,000 रुपए की मेरे को मिलेगी रिबेट। अब 26 में से 16 की रिबेट मिलेगी, 10,000 पे टैक्स बनेगा, 10,000 में 4% सेस है, 10,400 रुपए इसका आंसर आएगा जी। ठीक है सर जी, आज आपकी स्माइल मिसिंग है, 10,400 रुपए इसका आंसर आएगा। ठीक है मेरे बच्चों। अबे नालायक को बोलते बोलते कैसे हंसूंगा यार, तुम कैसी बात कर रहे हो यार। ठीक है 10,400 रुपए इसका आंसर आएगा। अगले पॉइंट पर आओ, अगला है 7,30,000। 7,30,000 है तो 7,30 पे टैक्स कितना बनेगा? 7,30 पे बनेगा इसका 10%, 13,000 प्लस में 15,000, 28,000 रुपए का टैक्स बनेगा। अबे नालायको 28,000 रुपए का टैक्स बनेगा। अब अगर 28,000 रुपए का टैक्स बनेगा, इनकम कितने से बढ़ाई है आपने? 30,000 से। अब सोच के बोलो इनकम बढ़ी 30 से, टैक्स बढ़ा 28 से, तो क्या कोई तुम्हें रिबेट मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई। यहां पे सिंपल सी बात है, टैक्स बढ़ा 28 से, इनकम बढ़ी 30 से, तो रिबेट मिलने का मतलब ही नहीं है ना। इस केस में कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। तो चेक करना आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे तो वही। अच्छा इन्होंने सेस ऐड नहीं किया, इन सब में 4% सेस ऐड होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, इन सब में क्या होगा? 4% सेस ऐड होगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो ये क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है। और बता भाई, और बता तू हमें कौन सा क्वेश्चन देगा। अच्छा बस अब सीएमए के मॉड्यूल में तो इतने ही क्वेश्चन थे टैक्स रेट वाले, एलो पै गया स्यापा। तो सीएमए के मॉड्यूल वाले टैक्स रेट वाले क्वेश्चन तो हो गए खत्म, टैक्स रेट वाले इनके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब ऐसा करते हैं, अब एक बार निकाल लेते हैं सीए के मॉड्यूल में टैक्स रेट वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बार उस पे आते हैं। अब ये सीए के मॉड्यूल वाले हैं, फिर हम सीएस के मॉड्यूल वाले भी करेंगे। तीनों के मॉड्यूल को निचोड़ के पानी पी लेंगे, क्वेश्चन कहीं से बनेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। हमने तीनों कर रखे हैं ऐसे की तैसे। इस बार अगर हम पास नहीं हुए ना तो भाई फिर तो लानत है मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर तो पता नहीं मेरे को क्या है, मेरे ऊपर भी लानत है कि भैया इतनी मेहनत करवाने के बाद भी अगर तुम्हारे नंबर नहीं आए। अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे देखो जी इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे एक बार फटाफट से आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मिस्टर एक्स हैज ए टोटल इनकम ऑफ 16 लाख रुपए फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और फिक्स डिपॉजिट। उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो। और उसने ऑप्शन लिया है शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम, मतलब ऑप्शनल स्कीम। उसने ऑप्शनल स्कीम की बात की है, ऑप्शनल स्कीम, डिफॉल्ट स्कीम की बात नहीं कर रहा, ऑप्शनल स्कीम की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एज 45 साल की है, एज 63 साल की है, एज 82 साल की है, इनकम 16 लाख रुपए है। अब सारे बच्चे बता देना इनकम 16 लाख रुपए है। हेलो ओए बबुआ, ओए बबुआ इधर देखो ध्यान से। अब अगर इनकम मेरी 60 साल से कम है, या इनकम 60 साल से ज्यादा है, या इनकम 80 साल से ज्यादा है, तुम सब जानते हो 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स बनेगा 1,12,500, यहाँ पे बनेगा 1,10,000, और यहाँ पर जो टैक्स बनेगा वो 1 लाख रुपए का टैक्स बनेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है 1,12,500, 1,10,000, 1 लाख रुपए का ये टैक्स बनेगा, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है। अब यहाँ पे एक बात बताना, जितनी इनकम 10 लाख से ऊपर है उसका 30% निकाल दो। अब 10 लाख से ऊपर वाली इनकम का 30% और इसमें वो टैक्स जोड़ देना और 4% सेस जोड़ देना, कलेश ही खत्म। अब देखो 16 लाख रुपए की इनकम है, 10 लाख से ऊपर कितनी है? 6 लाख, तो 6 लाख रुपए का 30% कितना बनेगा? 1,80,000। तो 1,80,000 प्लस में 1,12,500 प्लस में 4%, तो 3,04,200 पहले का आंसर बनेगा। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। अगले पर आओ। अगला फिर यहाँ पे आ रहा है जी इनकम की वो 16 लाख रुपए की इनकम है, तो 6 लाख का 30%। अब 6 लाख का 30% प्लस में 1,10,000, तो ये बनेगा 2,90,000 प्लस में 4%, ये बनेगा 3,01,600 रुपए। ये आंसर आएगा 3,01,600 रुपए। तो पहले का आंसर बनेगा 3,01,600 रुपए। ठीक है, अगले पर आओ।
एज 80 साल की है, तो 10 लाख से ऊपर कितनी है? 6 लाख। तो 6 लाख रुपए का 30%, 1,80,000। 1,80,000 प्लस में आपका टैक्स यहाँ पर कितना बन रहा है? 1 लाख रुपए। तो 1,80,000 में 1 लाख रुपए 2,80,000 प्लस में 4% सेस, तो कितना बनेगा? 2,91,200 रुपए। ये आंसर बनेगा। सोनाली तुम्हारे तो फिर अब तुम एडवांस चल रही हो ना सोनाली, 6 महीने एडवांस है तुम्हारे एग्जाम। 25 में नई रेट के हिसाब से, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक बार आंसर चेक कर लो फटाफट से नहीं। अब देखो यहाँ पे 3,04,200 ये बनेगा। अगले का फिर यहाँ पे 3,01,600 ये बनेगा। अगले का बनेगा 2,91,200। उम्मीद करता हूँ सबका आंसर जो है वो यहाँ से मैच कर गया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ। अगला क्वेश्चन देखो भाई। हेलो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है राघव, मिस्टर राघव, एज 26 साल, उसकी टोटल इनकम 6.5 लाख रुपए है और उसकी इनकम में सैलरी की इनकम है और एफडी की इनकम है। अब 6.5 लाख रुपए है। बबुआ उसने डिफॉल्ट स्कीम लिया। बबुआ, अब बबुआ अगर उसने डिफॉल्ट स्कीम ली है, तुम हमरी बतात रही, अगर वो डिफॉल्ट स्कीम लेत रही, तुम जानत रही कि इनकम 7 लाख तक एग्जम्प्ट होत रही। जब इनकम 7 लाख तक एग्जम्प्ट होवत रानी तो जीरो टैक्स आवत रहनी। 6.5 लाख की इनकम हो। अब 6.5 लाख की इनकम पे टैक्स कितना बने? 6 लाख तक 15,000 बनता है। तो 6 लाख से ऊपर कितने? 50,000। उसका 10%, 5,000 और 15,000, 20,000 रुपए का टैक्स बनत रही। तो 20,000 रुपए की रिबेट मिलत रही, टैक्स हो जात रही यहां पे नील। क्या बोलत हो बाबू? आपको हमारी बात समझ में आती रही? ओ बिहार के लाला। अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला पॉइंट ये कह रहा है कि आपकी इनकम जो है, आपकी इनकम 7,15,000 रुपए है। अब आपकी इनकम जो है वो 7,15,000 रुपए है। तो सारे बच्चे फटाफट से बताओ 7,15 पे कितना टैक्स आएगा? जल्दी जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन तुम करोगे, ये क्वेश्चन तुम करोगे। 7,15,000 पे टैक्स कितना आएगा? करो 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 करो। 7,15,000 पे कितना टैक्स आएगा? मुझे फटाफट से बता दो। 7,15,000 पे कितना टैक्स आएगा? मुझे फटाफट से बता दो। 7,15 पे कितना आएगा बताओ? 27,500। गलत बता रहे हो यार। मेरे को रिबेट के बाद बताओ ना। अबे नारायण को रिबेट के बाद बताओ। रिबेट के बाद कितना आएगा? नेट टैक्स कितना आएगा? अब 7,15,000 है तो 6 लाख से ऊपर कितने हैं? 1,15,000। उसका 10% प्लस में 15,000, 26,500। तो 26,500 इनकम बढ़ाई 15,000 से, तो इसमें 15,000 माइनस कर दिया, 11,500 प्लस में 4%। तो इसका आंसर जो बनेगा 11,960 रुपए आंसर बनेगा जी। इसका जो आंसर बनेगा 11,960 रुपए आंसर बनेगा। ये इसका आंसर बनेगा 11,960 रुपए। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? ठीक है जी। तो एक बार चेक कर लो। 11,900 है, ये कैसे? 15,000 का टैक्स बना 11,500। ये क्या हो गया? 15,000 रुपए की इनकम है, टैक्स बना 26,500। तो 11,000 का 11,500 की रिबेट मिल गई। अब 11,500 की रिबेट मिल गई 26 में से। तो 26,000 में से 11,500 की रिबेट मिली, टैक्स बनेगा 26,000 रुपये का टैक्स आ रहा है। उसमें 26,500 का 11,500 की रिबेट मिल गई 15,000 प्लस में 4%। तो 15,600। हाँ ठीक है, हाँ 15,600। डन 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 डन। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, 15,600 ही तो आएगा। अरे नालायक को एक बात बताओ, 11,500 की तो मेरे को रिबेट मिली ना। अब 11,500 की रिबेट मिली, 26,000 रुपये का टैक्स है। तो 26,000 में से 11,500 माइनस करके, तो 26,500 में से 11,500 माइनस करके 15,000 प्लस में 4% से 15,600 आएगा जी। 15,600 आएगा। डन 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 डन। हाँ 11,500 की रिबेट है। भाई साहब कितने नालायक बच्चे हैं सब मेरे साथी। चलो गाबा सर आप आगे बढ़ो, हमारा भी 11। अबे नालायक को क्या कर रहे हो तुम? मेरे से गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर में डिग्री पड़ी है बहुत बढ़िया वाली, थम से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? थम से गलती हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। थम गलती ना किया करो, थम मैंने रोक लिया करो कि गाबे के बच्चे आगे ना भाग,
ठीक है, थंब मैंने रोकोगे ना तो माना अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। वो कह रहा है उसने ऑप्शन लिया शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम। अब शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम का मतलब क्या है? ऑप्शनल स्कीम। अब ऑप्शनल स्कीम है, इनकम 4,15,000 रुपए है। आप सब जानते हो इनकम 4,15,000 रुपए, तो पुरानी स्कीम में 5 लाख तक तो रिबेट ही मिलती है। जब 5 लाख तक रिबेट मिलती है तो टैक्स कितना बनेगा पुरानी स्कीम से? अब 4,15,000 है तो 2.5 लाख तो इनकम एग्जाम्प्ट है। अब 2.5 लाख से ऊपर कितनी है? तो 4,15,000 माइनस में 2.5 लाख कितना आएगा? 1,65,000, उसका 5%, तो ये आएगा 8250। 8250 की रिबेट मिलेगी, टैक्स आएगा नील, ये आंसर निकल के आएगा जी। ठीक है जी, ये आंसर आपका निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे आओ, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ भाई। ये अब तुम बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन तुमने खुद करने हैं। क्वेश्चन 6, 7, पहले मेरे को 6 का आंसर बताओ सारे के सारे बच्चे। जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं सारे के सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं कितना आएगा, जल्दी सारे के सारे बच्चे बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आएगा, मेरे को ये बता दो बस। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर इनकम वाला है जी, ये क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर इनकम वाला क्वेश्चन है। बट मैं उम्मीद करता हूं याद तो तुम्हें होगा ना, क्योंकि हम तो सब कुछ कर चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर हमने रिवाइज नहीं किया, एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर हम कर चुके हैं जी। कितना आएगा? गलत, विकास गलत, यही तुम गलती करोगे ना, मुझे पता था। अरे तुम बताओ ना, टैक्स बताओ मुझे। हाँ तो मन 5% ही तो लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक मेरे बच्चे 5% टैक्स नहीं है क्या? ये ना तुम बेकार की बातें मत करो। ये जो बच्चा कह रहा है ना, ये जो बेकार की बातें कर रहा है कि 60%, मेरे को निकाल के बताओ, मेरे को निकाल के बताओ कितनी इनकम आएगी, ये बताओ मेरे को बिजनेस की इनकम कितनी आएगी, बस बात खत्म। जल्दी बताओ इनकम कितनी आएगी। गुड्डू जैन का आंसर है 25,25,000। अच्छा ठीक है, तुमने नकल तो मार ली, ठीक है बहुत अच्छी बात है, तुमने नकल मार ली, अच्छी बात है, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने नकल मारी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जिन्होंने भी ये नकल मारी है, नकल भी अकल से बढ़ती है, नकल भी अकल से लगती है। ये बताओ जो तुमने 25,25,000 आंसर दिया नकल मारने के बाद, ये 25-25 आया कैसे? तुम्हें लगा गाबा सर को तो पता लगेगा नहीं, मार लेते हैं नकल, ठीक है ना। और तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो स्कूल का मैं हेडमास्टर हूं। ये बताओ 25,25,000 आया कैसे, मेरे को ये बताओ, ये 25,25,000 आया कैसे है जो तुमने निकाला है 25,25,000, जल्दी बताओ। नालायक कहीं के, चालू बन रहे हैं भाई मेरे सामने, चालू बन रहे हैं यार, हद होगी यार। इधर देखो ध्यान से, 25,25,000 कैसे आया है। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। रेजिडेंट इंडियन अर्न द 15 लाख रुपए सेल ऑफ रबर, रबर सेल किया, मैन्युफैक्चर फ्रॉम लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन इंडिया, और 20 लाख रुपए फॉर सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर फ्रॉम लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन इन मलेशिया। अब सारे बच्चे जानते हो जो इनकम इंडिया से बाहर कमाते हैं एग्रीकल्चर इनकम, वो जो होती है वो फुली टैक्सेबल होती है। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में कमाई है तो अलग है, इंडिया से बाहर वाली तो टैक्सेबल है। अब इंडिया से बाहर वाली एग्रीकल्चर इनकम जो है वो तो टैक्सेबल है, तो भाई ये 20 लाख रुपए की तो पूरी की पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है इस पर्सन के हाथ में। फिर अगर जो आपने इंडिया में कमाई है, अब ये रबर से इनकम, तो 65 एग्रीकल्चर 35 नॉन एग्रीकल्चर। अब 65 एग्रीकल्चर 35 नॉन एग्रीकल्चर, तो 15 लाख रुपए की इनकम का 65 निकाल दो, तो 15 लाख रुपए की इनकम का 65 निकालोगे तो ये बनेगा 9,75,000। आप अगर चेक करोगे 15 लाख की इनकम का, सॉरी 35 कह रहा हूं, 15 लाख की इनकम का 35% जो है वो है कितना बनेगा? 5,25,000। तो 20 लाख और 5 25, 25,25,000 रुपए की इनकम निकल के आएगी, बस ये पर ध्यान दो।
ठीक है जी। तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है, ये वाली इनकम पूरी टैक्सेबल है, इसमें वो पॉइंट नहीं लगाना 65-35 वाला, इसमें नहीं लगाना, क्योंकि ये जो है आपने मलेशिया में कमाई है और मलेशिया इंडिया से बाहर है, और अगर मलेशिया इंडिया से बाहर है तो वो तो 20 लाख रुपए की इनकम जो है पूरी टैक्सेबल है, और 20 लाख में उसका 35% निकाल लो, तो उसका 35 निकालोगे तो आप समझदार हो 5,25,000, तो इन दोनों को टोटल करोगे तो 25,25,000 रुपए की आपकी इनकम ऐसे निकल के आ रही है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अल्फिया, मैं तो सीएस वाले बच्चों को कब से कह रहा हूं कि तुम्हारे सारे क्वेश्चन ही सीए के एग्जाम से बनते हैं, और वो बच्चे छोड़ के जाते हैं, और मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन छुड़वाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें तीनों मॉड्यूल वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि तुम कुछ छोड़ के जा ही नहीं सकते जी। ठीक है जी, चलो बात मेरी समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब ये मत कह देना सर ये पॉइंट हमें याद नहीं आ रहा, ये 35 क्यों किया, ये बेकार की बातें मत कर देना। हमने एग्रीकल्चर इनकम वाले केस में डिस्कस किया था, टी, रबर और कॉफी। टी वाले केस में 60-40 है, रबर वाले केस में 65-35 है, और कॉफी वाले केस में 2 केस थे। अब कॉफी वाले केस में 2 केस क्या थे कि कॉफी वाले केस में आपने उसको रोस्ट किया, ग्राउंड किया, तो 60-40 है, रोस्ट और ग्राउंड नहीं किया तो 75-25 है। तो ये मत कहना कि हमें याद नहीं आ रहा भाई, ठीक है ना, ये मत कहना कि हमें याद नहीं आ रहा ये पॉइंट, ये बात ध्यान रखना मेरी बात कुछ, ठीक है। तो उसी बेस पे हमने क्वेश्चन किया है, बट वो परसेंटेज तब लगती है जब वो इनकम इंडिया में हो, अगर इनकम इंडिया से बाहर है तो वो सारी की सारी टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे बताओ जी। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 करो और मुझे बताओ कितना आंसर आएगा जी। जल्दी बोलो फटाफट से जी। सोनाली बस अगला अगला चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस का है, वो तो सेम ही है। जल्दी बताओ मेरे को, फटाफट से बताओ। इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है 10 लाख रुपए की इनकम है, ग्रोन एंड क्योर्ड। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉफी की, ठीक है, और शाम की जो 20 लाख रुपए की इनकम है, कॉफी ग्रोन, क्योर, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। अब वो कह रहा है बताओ इनकम चार्जेबल टू टैक्स कितनी है। अब सोच के बोल देना, अभी अभी तो हमने बात की कॉफी वाले केस में क्या होगा, अब ये सिर्फ उसमें क्या है, ग्रोन एंड क्योर्ड, तो ग्रोन एंड क्योर्ड तो 75 एग्रीकल्चर 25 नॉन एग्रीकल्चर, तो 10 लाख रुपए का 25% तो 2,50,000 रुपए। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है 20 लाख रुपए, अब 20 लाख रुपए ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, तो 20 लाख रुपए का यहाँ पे 40%, तो 20 लाख का 40% 8 लाख रुपए। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा 10,50,000 रुपए की मेरी इनकम आएगी जो टैक्सेबल है। 10,50,000 रुपए की इनकम जो है वो मेरी यहाँ पे टैक्सेबल निकल के आ रही है। अब बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी जी? ठीक है जी, तो डन। यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की ये है और 10.5 लाख की वो है, तो सॉरी यहाँ पे 2.5 लाख और यहाँ पे हाँ मतलब 8 लाख, टोटल इनकम 10,50,000 रुपए की आ रही है जी। डन, लोग कर सकते हैं, चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अब मुझे आंसर दो, ये क्वेश्चन नंबर 11 जी, ये क्वेश्चन नंबर 11 का मुझे आंसर दो। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, शिद्दत से क्वेश्चन पढ़ो, और उसने बोला है कि आपको जो आंसर देना है डिफॉल्ट स्कीम से भी देना है और ऑप्शनल स्कीम से भी देना है, तो दोनों से आपने आंसर देना है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और मुझे आंसर दो जी, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और मुझे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने मैराथन के अंदर बताया था इरशाद कि 2 थॉट्स टूल होते हैं, एक तो आपका मिस्टाकरा, ठीक है, और दूसरा फिर दया भागा, अगर आपको याद आ रहा हो। अब दया भागा जो है वो आसाम में है, उसमें लिखा हुआ है जब तक फादर जिंदा है तब तक बच्चे को प्रॉपर्टी पर राइट नहीं मिलेगा, और जो मिटाक्षरा स्कूल है उसमें स्टार्टिंग से ही राइट मिल जाता है जी। ये क्वेश्चन करो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 11 करो फटाफट से जी। सारे बच्चे करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 सारे बच्चे सोल्व करेंगे, और दोनों स्कीम से करना है, दोनों की दोनों, ऑप्शनल से भी करना है और डिफॉल्ट से भी करना है, दोनों स्कीम से करना है जी।
मेरी तरफ देख के फायदा नहीं है, क्वेश्चन करके फायदा है, क्वेश्चन पे ध्यान देखो। अब यहाँ पे इनकम जो है वो कितनी है, LTCG 52 लाख। BBB 64 लाख। अदर इनकम जो है 1 करोड़, 1 करोड़ 14 लाख। टोटल मिला के इनकम आ रही है 2 करोड़ 30 लाख। ठीक है जी, 2 करोड़ 30 लाख की इनकम आ रही है। यहाँ पे LTCG 52 लाख रुपए की इनकम है। यहाँ पे STCG 111A 64 लाख की इनकम है। यहाँ पे अदर इनकम जो है वो 1 करोड़ 14 लाख रुपए की है। तो इनकम जो आ रही है वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए की इनकम आ रही है। ठीक है, अब एक बार मेरे को सारे के सारे बच्चे यहाँ पे बताना, इस पे टैक्स कितना आएगा। इस पे तो 20% टैक्स आएगा, तो इस पे टैक्स जो बनेगा 52 लाख पे, तो 52 लाख पे टैक्स बनेगा 20%, ये बनेगा 10,40,000। 10,40,000 रुपये का टैक्स बनेगा। इस पे 64 लाख पे 15% कितना बनेगा जी। अब 64 लाख पे 15% जो बनेगा वो बनेगा 9,60,000। इस पे जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 9,60,000। और इस पे लगेगा स्लैब रेट। तो 1 करोड़ 14 लाख रुपए की इनकम है, तो 1 करोड़ 14 लाख रुपए की इनकम है, तो 15 लाख से ऊपर कितने, 1 करोड़ 14 लाख रुपए की इनकम है, तो 15 लाख से ऊपर है 99, उसका 30% प्लस में 1.5 लाख, तो इसका बनेगा 31,20,000 रुपए का टैक्स बनेगा, 31,20 का जी। ठीक है, एज हमें चेक ही नहीं करनी ना, डिफॉल्ट में एज हमें चेक नहीं करनी, और उस वाले केस में एज हम मानेंगे, मान लो <60 मान लेंगे। वैसे एज उसने दिया, अच्छा सॉरी 62 साल की दिया भाई, एज 62 साल की दी है, तो फिर तो हमें 60 प्लस माननी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार चेक करना, 10,40 9,60,000 और 31,20,000, तो यहाँ पे टैक्स बनेगा 51,20,000 रुपये। अब इसमें सरचार्ज एप्लीकेबल करना है। अब सरचार्ज एप्लीकेबल करना है तो गवर्नमेंट ने कहा था अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है वैसे 25% लगता है भाई, अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है वैसे 25% लगता है, बट जो स्पेशल इनकम वाला टैक्स है उस पर लगना है 15, और जो अदर इनकम का टैक्स है उस पर कितना लगेगा वो डिपेंड करता है अदर इनकम कितनी है। अब यहाँ पे अदर इनकम जो है वो 2 करोड़ तक है। अब अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो उस पर लगेगा कितना परसेंट, उस पर लगेगा 15%। भाई अगर अदर इनकम भी 2 करोड़ तक है उस पर भी क्या लगेगा 15%, तो क्यों ना सब पर 15 ही लगा दें। इस पर 15% लगेगा जी 7,68,000 रुपये, तो इन दोनों को जोड़ दो 51,20,000, प्लस में यह बनेगा 58,88,000, और प्लस में 4% सेस करूंगा तो आंसर जो आएगा 61 लाख। हाँ जी, आंसर कितना निकल के आएगा 61 लाख, यहाँ पे आ रहा है 23,000
520 रुपए ये आंसर आएगा जी। 61,23,520 रुपए ये आंसर आपका निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। देन ये तो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर आ रहा है, ये डिफॉल्ट स्कीम के अंदर आ रहा है। अब अगर बात करूंगा ऑप्शनल स्कीम की, ऑप्शनल स्कीम में यहाँ पे तो टैक्स वही आएगा 20%, 10,40,000। यहाँ पे टैक्स आएगा 15%, 9,60,000। और यहाँ पे लगेगा स्लैब रेट। अब यहाँ पे स्लैब रेट कितना लगेगा, 10 लाख से ऊपर कितने हैं, 1,04,00,000, उसका 30%। और 10 लाख तक, हाँ जी 10 लाख तक कितना बनेगा, 1,10,000। तो ये बनेगा 32,30,000 रुपए का आंसर बनेगा। अब इसको अगर मैं जोड़ दूंगा 9,60,000, ठीक है, प्लस में 10,40,000, ये बनेगा 52,30,000। प्लस में सरचार्ज यहाँ पर ही 15% लगेगा जी, तो 15% निकालूंगा तो 7,84,500, ठीक है। प्लस में मैं कहूँगा 52,30,000, तो ये हो गया 60,14,500। प्लस में 4% सेस कर दूंगा तो आंसर जो बनेगा 62,55,080 जी। 62,55,080 ये आंसर निकल के आएगा इसका आंसर जी। अब बोलो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है जी? सारे के सारे बच्चे फटाफट से बताओ, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो जी? सर सरचार्ज 15 और 25% होगा ना डिफॉल्ट में स्पेशल इनकम पे, कैसी बात कर रहे हो अरफा? स्पेशल इनकम पे 15% ही है, और अदर इनकम पे कितना लगेगा वो डिपेंड करता है अदर इनकम कितनी है। अगर अदर इनकम मेरी 2 करोड़ तक है तो उस पर भी 15% ही है। मैं दोबारा बोल दूं, अगर अदर इनकम भी तुम्हारी 2 करोड़ तक है ना तो उस पर भी 15% वाला ही सरचार्ज एप्लीकेबल है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? लोग कर दूं तो अब जाके हमारे ये वाले क्वेश्चन जो है, ये वाले क्वेश्चन यहां से खत्म हो जाते हैं। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब एक बार अगला ये हमारे क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस के, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब यहाँ पे आ जाओ जी, ये क्वेश्चन जो है अब तुम्हें दिए हुए हैं CS के मॉड्यूल में जी। अब एक बार इसका मेरे को आंसर दो, पढ़ो जी क्वेश्चन क्या जी। सारे के सारे बच्चे फटाफट से जी, जितने बच्चे भी इस टाइम सामने बैठे सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर दें इस क्वेश्चन को पढ़ के जो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। सारे बच्चे बताओ जी। सबसे पहला कह रहे हैं ABC एंड कंपनी, आपको ये बताना है कि ये रिवेन्यू या कैपिटल रिसीट है या रिवेन्यू खर्चा है कैपिटल खर्चा है। अब पहला कह रहे हैं ABC एंड कंपनी रिसीव 5 लाख रुपए एज कंपनसेशन फ्रॉम XYZ कंपनी फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। याद करो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ये हमारी कैपिटल रिसीट होती है। ये हमारी क्या है, कैपिटल रिसीट। याद है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा बीच में टर्मिनेट हो गया तो उसके लिए जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है, दैट इज अवर कैपिटल रिसीट, नॉट रिवेन्यू रिसीट। तो ये हमारी जो है वो कैपिटल रिसीट यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है जी। अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, सेल टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम बायर। सेल टैक्स तो ऑब्वियस ही बात है रिवेन्यू रिसीट है जी, सेल टैक्स हमारी रिवेन्यू रिसीट है। PKR कंपनी इंस्टेड ऑफ रिसीविंग रॉयल्टी पर ईयर रिसीव एडवांस लमसम। अब अगर तुमने एडवांस में लमसम रॉयल्टी ली है तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कैपिटल रिसीट है, आंसर इज नो। रॉयल्टी जब रिसीव होती है ना, चाहे वो लमसम हो चाहे वो ईयरली बेस पे हो, रॉयल्टी हमारी रिवेन्यू रिसीट है, रॉयल्टी हमारी कैपिटल रिसीट नहीं है। वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, वो कह रहा है तुम्हें लमसम मिल रही है, अब तुम्हें लमसम मिल रही है तुम्हें लग रहा है वो कैपिटल है, आंसर इज नो। रॉयल्टी की इनकम ऑलवेज अ रिवेन्यू रिसीट, उसकी टैक्सेबिलिटी जो होगी वो रिवेन्यू की तरह होगी, बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो, एन अमाउंट 1.5 लाख वाज स्पेंड बाय कंपनी फॉर स्पेंडिंग इट्स प्रोडक्शन मैनेजर अब्रॉड टू स्टडी न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। बताओ जी, अब उसने 1.5 लाख रुपए स्पेंड किए, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब अगर उसने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए स्पेंड किए तो सारे के सारे बच्चे बोल देना ये हमारा रिवेन्यू खर्चा होगा या कैपिटल खर्चा होगा जी। वो कह रहा है 1.5 लाख स्पेंड बाय कंपनी फॉर स्पेंडिंग इज प्रोडक्शन एंड मैनेजर अब्रॉड टू स्टडी अब्रॉड। अब बताओ क्या डे टू डे ऑपरेशन वाला खर्चा है? नहीं है, बिल्कुल खर्चा है। अब जो डे टू डे वाला ट्रेनिंग पे खर्चा है भाई, एक तरह से ट्रेनिंग का खर्चा है ना। अब ट्रेनिंग हो गया, ये तो नॉर्मली वहां के लोगों को डेली बेस पे दी जाती है, तो ये एक्सपेंडिचर जो है गलती से भी इसको तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर मत कह देना, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये खर्चा हमें अलाउड होता है PGP के अंदर। ये खर्चा हमें अलाउड होता है PGP के अंदर, क्योंकि ये खर्चा आपके बिजनेस का है, और अगर खर्चा बिजनेस का है तो एक खर्चा जो होगा हमें अलाउड होगा, और ये खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, पेमेंट ऑफ 50,000 रुपए एज कंपनसेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट
फॉर परचेज ऑफ मशीनरी विद ए व्यू टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। अब बताओ 50,000 रुपए हमने खर्चा किया, कंपनसेशन फॉर कैंसिलेशन, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब सारे बच्चे बताओ, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो उसको तुम क्या बोलोगे? आपने पेमेंट कर दी 50,000 रुपए, कंपनसेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, परचेज ऑफ मशीनरी, कॉन्ट्रैक्ट है मशीनरी का, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, उसके लिए तुमने खर्चा किया, तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा जी। इसमें कवर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब लास्ट पॉइंट पर आओ, डायरेक्टर आपको मिल रहा है 3.5 लाख रुपए लमसम मिल रहे हैं डायरेक्टर को, तो भैया ये सिंपल सी बात है, ये तो हमारा रिवेन्यू रिसीट होगी, ये हमारी कैपिटल रिसीट नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है 5 नंबर का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है, बस इतनी सी बात ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, बस फटाफट से ये लो जी। अब मेरे को ये बताओ, इन सब की मुझे इनकम निकाल दो जी। सारे के सारे बच्चे इन सब की 2 मिनट लगाओ और मुझे इनकम निकाल दो, इसकी इनकम कितनी आ रही है। इनकम दे रखी है आपको, इनकम निकालनी है 115 बीएससी मतलब डिफॉल्ट स्कीम से। अब 115 बीएससी से इनकम निकालनी है डिफॉल्ट स्कीम से, 7 लाख, 727, 780, 8 लाख रुपए, यहाँ पे एज है, यहाँ पे नाम है, सबका फाइनल टैक्स निकाल दो। फाइनल टैक्स कितना आएगा? यस दिव्यांशी, यस। एम्प्लॉय को जो पैसा मिलता है वो ऑलमोस्ट आपका रिवेन्यू रिसीट वाली कैटेगरी में ही कवर होता है। बताओ जी। पहले का नील आ गया, अगले का बताओ। पहले का तो नील आ गया, नेक्स्ट में कितना आ रहा है जी? नेक्स्ट का बताओ, नेक्स्ट का फाइनल बताना, बिल्कुल फाइनल। फाइनल मतलब फाइनल, मैं दोबारा बोल रहा हूं, फाइनल का मतलब होता है फाइनल। फिर ये मत कहना कि सर अभी हमने ये माइनस नहीं किया, वो माइनस नहीं किया। फाइनल का मतलब होता है फाइनल कितना आएगा, बस ये बताओ जी। दूसरे का 28,080, ठीक है। और बताना, तीसरे का बताओ। तीसरे का 34,320 और चौथे का 36,400। चौथे चौथे फोर्थ का आंसर है 36,400। अब इसमें ना एक आंसर इन्होंने गलत दे रखा है, मतलब यहाँ पे तो नील आएगा, यहाँ पे आपका 27, यहाँ पे आ रहा है आपका टैक्स जो आ रहा है, यहाँ नीला या 28,080 है, यहाँ इन्होंने गलत दे रखा है, ये 33 और 34, मतलब वैसे ऊपर सही दे रखा है, यहाँ जो आंसर आएगा आएगा 34,320, ये आएगा ना 34,320, हाँ यही बनेगा। और फिर अगले का 36,400, ये आंसर है। ये तो नील है, 28,080 है, फिर 34,320 है, और फिर 36,400, ये 4 आंसर आपके निकल के आ रहे हैं। डन, लोग कर दूं? बताओ जल्दी बताओ, फटाफट से, फटाफट से बोल दो, क्या इसको लॉक कर दूं? चलो, तो अब जाके ना हमारे सारे के सारे टैक्स रेट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं जो भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं जी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का। अब वापिस आ जाओ जी। अब हम आ रहे हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। लोज, अब ये क्वेश्चन देखो जी रेजिडेंशियल स्टेटस का, और मुझे बताओ इसका ट्रीटमेंट करना क्या जी। चलो जी, अब एक बार फटाफट से आओ। हेलो भाई साहब, ओए हेलो, ओए चिंटू। अब अगले चैप्टर के ऊपर आ रहे हैं जी। अब हमारे अगले चैप्टर के ऊपर कौन सा? रेजिडेंशियल स्टेटस। कौन सा? रेजिडेंशियल स्टेटस। कौन सा? रेजिडेंशियल स्टेटस। आओ जी, अब क्वेश्चन कह रहा है सैम केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर he stayed in India 50 days, 183 days and 153 days. Determine his residential status for assessment year 24-25। अब बताओ जी,
मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे बताओ ना, उसमें नहीं आएगा। जहां स्पेशल और नॉर्मल इनकम मिक्स होगी वहां पर एमआर नहीं करना चाहिए सर। और प्रैक्टिस कराओ, तो जितनी प्रैक्टिस करनी है वही तो करनी ना, अब बाकी और कहां से प्रैक्टिस कराओ आप। देखो आप अगर इनमें दिए हुए क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो और प्रैक्टिस पता कब होगी, जब मिक्स क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली चैप्टर नंबर 1 तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। ये मत सोना चैप्टर नंबर 1 तुम्हारी जान छोड़ देगा, चैप्टर नंबर 1 तुम्हारी जान ही नहीं छोड़ेगा, ये बात ध्यान देना। चैप्टर नंबर 1 हर चैप्टर में आना ही आना है। बताओ अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पहले तो फर्स्ट टाइम वो इंडिया में आ रहा है। अच्छा अगर फर्स्ट टाइम वो इंडिया में आ रहा है, अभी यार तुम आंसर देने लग गए, पहले सुन तो लो। वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है, क्या इंडियन सिटीजन है या फॉरेन सिटीजन है? पहले मेरे को ये बताओ, मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या इंडियन सिटीजन है या फॉरेन सिटीजन है? पहले तो इस बात पे मुद्दा हो जाए, क्या ये बंदा इंडियन सिटीजन है या ये बंदा फॉरेन सिटीजन है? बताओ ये कौन है, जल्दी बताओ ये कौन है? इंडियन है फॉरेन है? तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेन है, ऑब्वियस सी बात है फॉरेन है। अगर फॉरेन सिटीजन है तो ये बात तो कंफर्म है कि ये स्पेशल केस में कवर नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है कि स्पेशल केस में कवर नहीं होगा। क्यों मैटर नहीं करता? एक बच्चा कह रहा मैटर नहीं करता, ऐसी की तैसी क्यों मैटर नहीं करता? अगर ये इंडियन सिटीजन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, तो 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है और कोई कंडीशन देखनी नहीं है हमें। तो मैटर करता है सर, क्यों मैटर नहीं करता? बहुत मैटर करता है। अब गवर्नमेंट ने कहा ये बंदा पहली बार इंडिया में आ रहा है, तो अगर पहली बार इंडिया में आ रहा है तो ये फॉरेन सिटीजन वाली कैटेगरी में कवर मानेंगे। फॉरेन सिटीजन है तो स्पेशल केस में कवर नहीं है, स्पेशल केस में कवर नहीं है, नॉर्मल केस में कवर है, नॉर्मल केस में कवर है। तो दो कंडीशन चेक करनी है, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो पर्सन इंडिया के रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, यहाँ पे कह रहा है 50 दिन। अब 50 दिन के लिए आया भैया, अगर 50 दिन के लिए आया तो भैया छोड़ दो, 60 डेज से कम है और 365 का तो मतलब ही नहीं है, ये बनेगा एनआर। तो पहले कैसे बनेगा एनआर, फिर दूसरे में 183 है। अब अगर 183 है तो पिछले 4 साल तो चेक ही नहीं करने, अगर पिछले 4 साल मेरे को चेक ही नहीं करने तो 182 डेज और मोर ही है, तो ये बन गया रेजिडेंट। अच्छा अब ये बंदा रेजिडेंट बन गया, रेजिडेंट के साथ में क्या बनेगा, ये बंदा RNOR वाली कैटेगरी में कवर होगा। रीजन क्योंकि ये एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये बंदा जो है RNOR वाली कैटेगरी में आएगा जी। अब तीसरे पर आओ, 153 डेज है। अब अगर 153 डेज है बट पिछले 4 साल में 365 नहीं है, अब अगर पिछले 4 साल में 365 नहीं है तो फिर यहाँ पे भी क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा, यहाँ पर भी वो रेजिडेंट नहीं बन सकता जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी, आंसर दो। अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से जी। कमान 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 कमान, शाबाश शाबाश शाबाश। अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, एनडी है ए ब्रिटिश नेशनल कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 1920। पहली बार इंडिया में आया 1920, मतलब 1920 से पहले वो इंडिया में ही था। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, 1920 से पहले वो इंडिया में ही था। आगे देखो, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, सॉरी पहली बार वो इंडिया में आया है 1920 में। हाँ तो 1920 से पहले वो इंडिया से बाहर था, सॉरी 1920 से पहले वो इंडिया से बाहर था। भाई पहली बार आया 1920 में, उससे पहले वो इंडिया से बाहर था, 1920 में वो इंडिया में एंट्री ले रहा है। ठीक है आगे देखो, अब अगर है 1920 में 20 दिस 55 दिस, अब यहाँ पे 70 डेज है। अब 70 है और पिछले 4 साल में अगर आप चेक करोगे 355 है। अब अगर पिछले 4 साल में 355 है, यहाँ पे 60 और मोर है, तो भाई आप एनआर वाली कैटेगरी में कवर हो। 355 है, 70 डेज है, तो आप एनआर वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, आप रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगे जी। डन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, जल्दी क्वेश्चन पढ़ो जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो बेटे, लगे रहो। तुम्हें भगवान देख रहा है, कसम लगे भगवान तुम्हें देख रहा है भाई साहब। तुम इतनी मेहनत करोगे ना, भगवान भी तुम्हारे कहेगा तथास्तु भाई, तथास्तु। सारे बच्चे पास, जो लगे पड़े ना स्टार्टिंग से भाई, वो सारे के सारे पास हैं, बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो, कह रहे हैं मिस पाल एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 1 अप्रैल 23 फॉर ज्वाइनिंग जॉब इन टोक्यो। शी केम टू इंडिया 11 जनवरी को फॉर 170 डेज, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। बताओ जी। अब वो कह रहे हैं पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है 1 अप्रैल 23 को, फिर वापस आ रहा है इंडिया में 11 जनवरी 24 को, और ज्वाइनिंग जॉब इन टोक्यो। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, ज्वाइनिंग जॉब इन टोक्यो, इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए,
तुम सब जानते हो ओनली 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। अब अगर ओनली 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, वो गया कब है? अप्रैल को, तो अप्रैल में एक दिन हो गया। फिर वापस आया 11 जनवरी को, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 और 11, 21 दिन जनवरी में हो गया, जनवरी। फिर फरवरी में आपके यहाँ पे हो गया जी, फरवरी में 29 दिन हो गया। फिर मार्च में तो वो गया ही नहीं यहाँ पे, तो मार्च में 31 दिन हो गया जी। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा 31 प्लस में 29 प्लस में 21 प्लस में 1, 82 डेज ही बन रहे हैं तो जी। अगर मैं चेक करूंगा 82 डेज ही बन रहा है, तो ये तो 182 डेज से कम है, तो 182 डेज से कम है, तो ये बंदा जो है ये NR वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। अगर मैं चेक करता हूँ ये NR है, देखो 82 डेज है ना, ओनली 82 डेज, तो अगर 82 डेज है, हमें 182 डेज चाहिए, तो उससे कम है तो नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आएगा जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? डन? बोलो भाई। और जिनके हाथ में दर्द हो रहा है लाइक कर दे फटाफट सारे बच्चे, उनका दर्द सही हो जाएगा जी। अगले पॉइंट पर आओ, लो जी अगले पॉइंट पर आओ। क्वेश्चन नंबर पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 और मुझे आंसर दो जी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और मुझे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जी, क्वेश्चन नंबर 6। करो 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 करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो जी। एक्स है, एज 19 साल की है, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार छोड़ के जा रहा है 31 मई 23 को। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर। अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है या वो घूमने के लिए आ रहा है। अब अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है तो लेफ्ट कब हुआ? 31 मई को, तो अप्रैल, मई, बस अप्रैल और मई, भाई साहब 61 दिन ही है। तो अगर 61 दिन है तो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, तो वो तो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही, तो पहले वाले केस में तो NR है। फिर टूर ओब्रेड, अब वर्ल्ड टूर एम्प्लॉयमेंट पर्पस नहीं है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस नहीं है, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल मतलब 60 डेज वाली कंडीशन भी लगेगी। अब ये 61 डेज है और पिछले 4 साल में 365 भी होगा, 7 साल में 730 भी होगा, 2 बार रेजिडेंट भी होगा क्योंकि परमानेंट इंडिया में था, तो सेकंड कैटेगरी में वो ROR वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो पहले केस में बनेगा NR और दूसरे केस में वो ROR वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये बात ध्यान दो। डन 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 डन। चलो देखो यहां पे जी, तो इसमें ROR है और इसमें NR है जी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? लोग कर दूं? लोग करो उसको। चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पहले में बनेगा RNOR, वो पहली बार इंडिया में आया इस दिन, फिर फ्रॉम जुलाई से यहाँ तक वो इंडिया में था, फिर दोबारा आया 5 अगस्त 23 को, अब दोबारा आया 5 अगस्त 23 को, और लेफ्ट इंडिया उसने किया नवंबर 23 में परमानेंटली, तो 5 अगस्त 23 को वो आया है। वही अगर 5 अगस्त 23 को वो आया है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे अगस्त 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, अगस्त में 6 और अगस्त में आपके 21, 31, तो 21 और 6 27 अगस्त में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये 25 नवंबर, तो हो गया 27 प्लस में 30 प्लस में 31 प्लस में 25, वो आता है 113 डेज जी। अब अगर 113 डेज है और पिछले 4 साल में कितने दिन है?
अगर मैं चेक करता हूँ, पहले यहाँ पे चेक करो एक बार, 113 डेज है जी, 113, हाँ, और पिछले 4 साल में 365 दिन तो हो गए होंगे। ये रहा पिछले 4 साल, यहाँ पर इतने दिन रहा, यहाँ पर इतने दिन रहा, टोटल मिला के अगर चेक करो 365 से ऊपर है, तो ये पर्सन जो है, ये पर्सन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। बट यहाँ पे दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये RNOR वाली कैटेगरी में कवर होगा। तो यहाँ पे ROR वाली कैटेगरी नहीं, RNOR वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये पर ध्यान दो। NR क्यों बनेगा? ये स्पेशल केस थोड़ा है, नॉर्मल केस है। मैं बता दूं ये स्पेशल केस नहीं है। स्पेशल केस लगता है उस प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में आया है, या उस प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में गया है। भाई साहब ये 19 में आया था, अब 19 के बाद फिर चला गया, फिर वापस आ रहा है, तो स्पेशल केस थोड़ा लगा दोगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेशल केस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करोगे, ये बात ध्यान दो। सर 4 साल कहाँ ही है यहाँ? अरे जुलाई 19 में वो आया, तो जुलाई 19 से आप चेक करो ना, 23-24 है, 23-24 से पिछला 22-23, 21-22, 19-20, तो 24 अप्रैल 19 को आया था, तो 19-20 के अंदर भी रहा होगा, 20-21 के अंदर भी रहा होगा जी। सर एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, भाई मेरे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कब गया था? 19 में गया था, तो उस साल की बात करनी है। इस साल हमें स्पेशल कंडीशन नहीं लगानी, जिस ईयर में हम छोड़ के जाते हैं या जिस ईयर में आते हैं उस ईयर में स्पेशल केस लगेगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। और वैसे भी एक बार देखो यहाँ पे, पहले ही बात तो फॉरेन सिटीजन है, और अगर इंडियन सिटीजन भी होता तो सेम ईयर वाले केस में एप्लीकेबल होता है, और सेम ईयर का मतलब 19-22 में हमें निकालना 23-24 का, तो 23-24 वाले केस में वो एप्लीकेबल नहीं है कि हम 182 डेज की काउंटिंग करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो डेज निकाल रखे हैं, इसके बेस पे स्टेटस बता रखे हैं। अब ये चेक करके बताओ जी, ये बंदा चेक करके बताओ ये बंदा क्या है। हाँ नहीं, सारे के सारे बच्चे हेलो, ओए जो लाइफ में आवागमन कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या हो गया? बिल्कुल आ रहे हो जा रहे हो, क्या मजे ले रहे हो क्या? जो बच्चे आवागमन कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या चाहते हैं वो जिंदगी से? कुछ करना वरना है, नहीं करना, करना है ना, तो इसका आंसर दो फटाफट से। आदित्य सेकंड वाले केस में मेरे भाई स्पेशल केस तब लगता है वो जिस साल इंडिया छोड़ के गया था उस साल में स्पेशल केस लगता है। वो साल था 19-20, अब चल रहा है 23-24, तो 23-24 में स्पेशल केस नहीं लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। जल्दी बताओ इस केस में क्या होगा जी। अब यहां पे एक बार चेक करना, अब यहां पे देखो री फॉरेन सिटीजन है, अब 23-24 में 83 डेज रहा, अब 83 डेज रहा तो पिछले 4 साल में देख लो 365 दिन है, 365 दिन तो है। अगर मैं एक बार चेक करता हूँ 67 प्लस में 15 प्लस में 175 प्लस में 121, तो ये हो गया 378, तो ये तो भैया रेजिडेंट तो है। अब अगर ये रेजिडेंट है तो पिछले 7 साल में चेक करो 730 दिन है, 4 ये और 3 ये, 137 प्लस में 265 प्लस में 310 प्लस में 121 आराम से है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। और क्या पिछले 10 में से किसी भी 2 साल ये रेजिडेंट रहा है? बिल्कुल रहा है। अब 10 में से 2 बार रेजिडेंट भी है, 730 दिन भी है, तो टोटल मिला के यहाँ पे आपका अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ROR वाली कैटेगरी में आएगा जी। ही बिकम रेजिडेंट और डिटरमाइन ओड इन रेजिडेंट, ठीक है जी। तो आपको ये यहाँ पे देखना है जी, अब ये बंदा जो है ये ROR वाली कैटेगरी में कवर होगा। ये पर्सन जो है इंडिया का रेजिडेंट भी है, और रेजिडेंट कौन सी कैटेगरी वाला है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली कैटेगरी वाला है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो ये ROR वाली कैटेगरी में कवर होगा, ये बात ध्यान देना। डन, लोग कर दे इसको जी। चलो जी अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अब लो जी इसकी हमें इनकम निकालनी है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। अब एक बार फटाफट से आओ क्वेश्चन नंबर 9। हेलो भाई साहब, ओए देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहे हैं। राम प्रोवाइड, ध्यान से, राम प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल ऑफ इनकम, कैलकुलेट द इनकम विच इज लाइबल टू टैक्स इन इंडिया
फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एज्यूमिंग वो ROR है, RNOR है, NR है। अब सारे को अब बताओ, सारे बच्चे बताओ, इनकम दी हुई है जी, अब इनकम निकाल दो बस, सारे बच्चे इनकम निकाल दो, ROR, RNOR और NR जी। अब यहां पे चेक करो, ROR, RNOR और NR, सारे बच्चे ROR, RNOR और NR आपके सामने, फटाफट से बताओ जी, जल्दी बताओ, इनकम निकालो तीनों की फटाफट से जी। सारे के सारे बच्चे फटाफट से इनकम निकाल दो जल्दी जल्दी। आदित्य ने निकाल दिया है, बाकी सब बच्चे, आदित्य देख के आंसर नहीं देना बस, बाकी सब सही है, देख के आंसर नहीं देना, बाकी सब सही है, ठीक है ना। वैसे इतनी जल्दी निकल सकती नहीं है, वैसे तुमने निकाल दी है, पता नहीं कैसे निकाल दी है, बट आंसर नहीं देना, देख के आंसर नहीं देना, अपने अपने तरीके से करना है। आदित्य का दिमाग भाई साहब कैलकुलेटर से भी तेज चल रहा है। सर पहले ही सोल्व कर दिया हूं। ओ हो, वही तो मैं कहूं भाई साहब, ऐसा कैसे, ऐसन कैसन बा, कहीं तभी तो मैं कंफ्यूज होत रही कि तुम पहले करत रही तो वही दिक्कत आत रही ना, हमें लग रहा कि तुम नकल मारत रही। सर पहले ही सोल्व कर दिया हूं, हाँ वही ना, अब तुम बताई तो हमें समझ में आ गई कि तुम वो गलत अपना अपना तुम नकल नहीं मार रहे, तुम अपनी तरफ से कर रहे हो, ठीक है। बाकी सब बच्चे क्या करत बानी, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, फटाफट से आंसर देत रही। हाँ जी, ROR का 7:35, 3:55, 3:55, आंसर मैं तुम्हें दिखा दूं, इसका आंसर जो है 7:35, 4:55, 4:55, ये आंसर है। 7:35, 4:55, 4:55, ये आंसर है। अब 7:35 कैसे है, देखो जी, सैलरी रिसीव हो रही है इंडिया में तो ये सब में टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ROR में है, अच्छा ये तो ऊपर, ये सब में टैक्सेबल है। अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम टी बिजनेस नेपाल, कंट्रोल इंडिया, ये सब मतलब ROR, RNOR में, NR में नहीं है। फिर इनकम फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, तो ROR में सारा है, ROR में सारा है, RNOR और NR में 10-10 हजार रुपए टैक्सेबल है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, कंट्रोल फ्रॉम यूके, अब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, कंट्रोल फ्रॉम यूके, तो सिर्फ और सिर्फ ROR में टैक्सेबल है, RNOR और NR में नहीं है। फिर प्रॉफिट फ्रॉम 12-13 फ्रॉम बिजनेस इन टोक्यो, रेमिटेड टू इंडिया, याद है, प्रॉफिट ऑन 12-13 का प्रॉफिट है, आप इंडिया में रेमिट कर रहे हो तो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा, ये 2 लाख रुपए क्रॉस है जी। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया सबके हाथ में 45,000 रुपए आएगा। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन दिल्ली, अगर दिल्ली में रिसीव किया सबके हाथ में 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन कनाडा, कमाया बाहर, आपने रिसीव बाहर किया, तो सिर्फ ROR वाले केस में टैक्सेबल है और किसी केस में टैक्सेबल नहीं है। और इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ज़ैम्बिया, कंट्रोल फ्रॉम तुर्की, अब ज़ैम्बिया हम मान रहे रसीद बाहर किया और कंट्रोल बाहर है, ओनली ROR वाले केस में टैक्सेबल है और किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं है जी। अब यहां पे चेक कर लो आंसर जी, देख लो जी एक बार सारे बच्चे बराबर से। ज़ैम्बिया इंडिया से बाहर है, अब कहाँ है ये नहीं पता, बट ये पता है हमारे इंडिया में तो नहीं है, ज़ैम्बिया, ठीक है जी, ये आंसर निकल के आ रहा है। डन, क्या मैं लॉक कर दूं जी, डन 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 डन। चलो अब जाके हमारा CMA के मॉड्यूल का
यहाँ पे पर्दाफाश हो जाता है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, एक बार चेक करो यहाँ पे। अब यहाँ पे आओ, क्वेश्चन है मिस्टर एक्स की एज, अच्छा पार्शल इंटीग्रेशन मेथड, ओ हो, ओ माय गॉड, पार्शल इंटीग्रेशन मेथड। अब याद है पार्शल इंटीग्रेशन, एग्रीकल्चर प्लस में नॉन एग्रीकल्चर दोनों का टोटल करके टैक्स निकालो, फिर एग्रीकल्चर में एग्जम्पशन लिमिट जोड़ के फिर टैक्स निकालो, फिर 1 में से 2 माइनस करो, फिर बैलेंस टैक्स आएगा, फिर सेस जोड़ेंगे, फिर फाइनल आंसर आएगा पार्शल इंटीग्रेशन मेथड। जी सर मुंबई वाला भी तो ROR में होना चाहिए। जो इनकम आपने कमाई 12-13 में बाहर है और अब रेमिट कर रहे हो, वो इस साल की इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, वो इस साल की इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। आगे देखो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन दिया है, इसमें टैक्स बताओ, आपने डिफॉल्ट स्कीम से भी करना है और वो कह रहा है आप ऑप्शनल स्कीम से भी करके बताओ जी। मतलब 2 स्कीम से क्वेश्चन करना है, डिफॉल्ट स्कीम से और ऑप्शनल स्कीम से क्वेश्चन करके दिखाओ। या क्वेश्चन होगा कैसे जी, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन करके दिखाएं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। याद करो हमने क्लास में कॉन्सेप्ट किया था पार्शल इंटीग्रेशन मेथड, तो ये क्वेश्चन जो है ये पार्शल इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है जी। थैंक यू पाटिल साहब, थैंक यू सो मच। हाँ तो जिनको रेजिडेंशियल स्टेटस में डाउट आ रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस की मैराथन देख लें या त्रिशूल बैच में देख लें। जिनको भी डाउट आ रहे हैं ना, अभी भी टाइम है, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें आइडिया लग रहा है कि कौन सा टॉपिक तुम्हें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ये तो अच्छी बात है। बल्कि थैंक यू बोलो मेरे को, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि कौन सा टॉपिक तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पता लगता ही नहीं तुम्हें। हाँ जी, इसमें हमें लगाना है पार्शल इंटीग्रेशन मेथड। अच्छा किसी को याद है पार्शल इंटीग्रेशन मेथड में क्या करते थे? पार्शल इंटीग्रेशन मेथड में क्या करते थे? सबसे पहला एग्रीकल्चर इनकम प्लस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इनको जोड़ के टैक्स निकालते थे। फिर एग्रीकल्चर इनकम प्लस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इनको जोड़ के टैक्स निकालते थे। फिर 1 में से 2 माइनस करते थे और 1 में से 2 माइनस करने के बाद फिर जो बैलेंस टैक्स आएगा उसमें 4% सेस ऐड कर देते, देन आंसर आएगा जी। तो मेरे बच्चों पार्शल इंटीग्रेशन मेथड में आपके 3 स्टेप होते थे यार, 3 स्टेप होते थे। 3 स्टेप में क्या करते थे? सबसे पहले देखो ये नॉन एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर है, इन दोनों को जोड़ के इस पे टैक्स निकाल दो। बुलक्कड़ हो यार तुम तो यार, बिल्कुल ही भाई साहब, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा यार, इसीलिए मेरे को लगता है भाई माइंड डम्ब होता जा रहा है बिल्कुल। जितना तुम YouTube पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तुम घर में अपनी कॉपी तक नहीं खोलते। हे भगवान, हो सके तो YouTube गायब कर दे ताकि ये बच्चे खुद पढ़े। भगवान भगवान कुछ तो कर भगवान, भगवान तू इतना निर्दयी नहीं हो सकता भगवान, ये बच्चे खुद एफर्ट्स करना भूल गए हैं भगवान, नालायकों। पार्शल इंटीग्रेशन मेथड में 3 स्टेप करते थे कि अगर एग्रीकल्चर इनकम भी दी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी दी है तो टैक्स निकालने का तरीका होता था। अब तरीका क्या होता था? 3 स्टेप होते थे। स्टेप नंबर 1 एग्रीकल्चर प्लस में नॉन एग्रीकल्चर, इन दोनों को जोड़ो, उस पर टैक्स निकाल दो। फिर स्टेप नंबर 2 एग्रीकल्चर में एग्जम्पशन लिमिट जोड़ के टैक्स निकाल दो। फिर स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 1 का टैक्स माइनस में स्टेप नंबर 2 का टैक्स, जो टैक्स आएगा उसमें 4% सेस करोगे जी। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे चेक करो क्या लिखा है, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये होते थे, देखो ये स्टेप होते थे, देखो ये स्टेप होते थे, अगर आपको याद आ रहा हो। एग्रीकल्चर इनकम प्लस में नॉन एग्रीकल्चर जोड़ दो,
फिर एग्रीकल्चर इनकम में एग्जम्पशन लिमिट जोड़ दो, फिर 1 में से 2 माइनस कर दो। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, सबसे पहले देखो जी, अब यहाँ पे 3 10 प्लस में 7 30, दोनों को मिलाकर इनकम कितनी आ गई, 7 और 3 10, 10,40,000। अब 10,40,000 पे टैक्स निकाल दो आपका डिफॉल्ट स्कीम से, 10,40,000 पे टैक्स निकाल दो डिफॉल्ट स्कीम से, वो टैक्स निकाल दो जी। ठीक है जी। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। फिर अब एग्रीकल्चर प्लस में एग्जम्पशन लिमिट, यहाँ पे एग्रीकल्चर 3 10, एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख, कितना आ गया 6 10, 6 10 पे निकाल दो टैक्स। फिर अब इसमें से ये माइनस कर दो 50,000, रिबेट मिलनी नहीं क्योंकि इनकम 7 लाख से ज्यादा है, रिबेट यहाँ पे है नहीं, तो इस बस 4% सेस करोगे, 52,000 का आंसर आ गया। और अगर मान लो मैं ओल्ड स्कीम से करता हूं तो यहाँ पे 10,40 पे टैक्स निकलेगा 1,24,500। ठीक है। फिर 2.5 लाख प्लस में 3 10, 5,60, 5,60 पे 24,500, इसमें से माइनस करोगे 1 लाख रुपए, 4% सेस, 1,04,000 पे आंसर आएगा। भाई क्या दिक्कत है यार, भाई स्लैबरिटी तो लगाओगे यार, क्या हो गया तुम्हें भाई, तुम सही तो हो ना, त्रिशूल बैच में भी किया, मैराथन में भी किया, ये आंसर आएगा जी। डन, क्या इसको लॉक कर दूं, क्या इसको लॉक कर दूं? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये तुम क्वेश्चन खुद करो जी, क्वेश्चन नंबर 12 खुद करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12 खुद करो। सारे के सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 खुद करो जी। डन नहीं, आंसर निकालो इसका, डन नहीं करो, आंसर निकालो इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दें कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ जी। रिबेट क्यों मिलेगी, रिबेट इनकम 7 लाख तक हो तब मिलती है, इनकम तुम्हारी 10,40,000 है, रिबेट कैसे मिलेगी वे, इनकम 7 लाख से ऊपर है तो रिबेट कैसे मिलेगी? मेरे को आंसर बताओ फटाफट से। इधर देखो ध्यान से नालायकों, रबड़ वाले केस में क्या करोगे, 65%, 35%। कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, नॉट रोस्टेड नॉट ग्राउंडेड, तो 75%, 25%। 7 लाख रुपए टी, 60%, 40%। और ये प्लांट फ्रॉम नर्सरी, तो ये इनकम तो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होती है, ये इनकम एग्रीकल्चर है। अब अगर ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जम्प्ट है। पार्शियल इंटीग्रेशन कहां से पढ़े डिटेल में, डिटेल पार्शियल इंटीग्रेशन की इतनी सी ही है बस। और अगर फिर भी पढ़ना है, त्रिशूल बैच के अंदर भी है, मैराथन के अंदर भी है, आप दोनों में से कहीं से ही पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास रेगुलर बैच है तो रेगुलर बैच के अंदर भी होगा जी। ठीक है। तो ये इनकम आपकी निकल के आ रही है, ये देखो जी। अब यहाँ पे 5 लाख पे 65 एग्रीकल्चर, 25 जो है वो नॉन एग्रीकल्चर है। फिर कॉफी वाले केस में 75 एग्रीकल्चर, 25 नॉन एग्रीकल्चर। फिर टी वाले केस में 60 और 40। और ये नर्सरी वाली इनकम है, ये सारी एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये इनकम एग्रीकल्चर और ये इनकम जो है वो नॉन एग्रीकल्चर आ रही है, बस एक बात ध्यान दो। ठीक है जी। तो अब जाके हमारे सीएमए के मॉड्यूल के रेजिडेंशियल स्टेटस वाले क्वेश्चन खत्म हो गए जी। पर एग्रीकल्चर इनकम दोबारा से करवा दो भाई, नहीं हो सकता यार, सॉरी। एक चीज की रिवीजन मैं 3 बार से ऊपर नहीं करवा सकता भाई। आप जाके मैराथन देख लो, त्रिशूल बैच देख लो, अब तुम मेरे को घर ही ले चलो फिर अपने साथ, नालायक। डन जी। गिने चुने 2 कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, थोड़ा सा माइंड को चलाना शुरू करो। मैं फिर भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान कहां है तू, भगवान भगवान प्लीज भगवान, एक बार भगवान यूट्यूब बंद कर दे, भगवान यूट्यूब बंद कर दे, भगवान ये बच्चा एक दिन के लिए तो खुद पढ़ ले, भगवान इनको अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं हो रहा, भगवान ये बहुत कैपेबल हैं बट ये इनको लग रहा है हम नहीं है, भगवान ये डम्ब बनते जा रहे हैं, भगवान यूट्यूब से इनका माइंड चलना बंद हो गया, भगवान तू कहां है भगवान, भगवान मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा, एक दिन के लिए यूट्यूब तो बंद कर दे।
कम से कम एक खुद तो पढ़ लें, नालायक कहीं के। बच्चा कह रहा है ऐसा मत बोलो भाई, ऐसा क्यों डरते हो तुम यार, दिल से बताओ वैसे क्यों डरते हो तुम। यूट्यूब जैसे बंद हो गया एक दिन के लिए, मान लो बंद हो गया तो क्या होगा, दुनिया क्या हो जाएगी भाई, कुछ नहीं होगा। सही बता रहा हूं, तुम्हें अपनी रियलिटी फील होगी, मेरी बात मानो, तुम बहुत कुछ खुद कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब जाके हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया जी। अब यहाँ पे आ जाओ, अब सीए वाले मॉड्यूल में क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट के तो हो गए थे। अब हमारा अगला टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला। लो जी, अब ये क्वेश्चन पे आओ जी। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर देखो ध्यान से। अरे नहीं हो रहा भाई, यूट्यूब बंद नहीं हो रहा, टेंशन मत लो। बच्चा कह रहा है हाय राम दिल घबरा रहा है सर जी, कहीं सरस्वती माता तो आपके मुंह पे नहीं बैठ। अरे नहीं हो रहा भाई, नहीं जा रहा छोड़ के तुम्हें, तुम्हारे एग्जाम तक साथ ही हूं, बट थोड़ा सा माइंड चलाओ, थोड़ा सा चला लो बस, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ठीक है। थोड़ा सेल्फ स्टडी पे ध्यान लगाया करो, पूरा डिपेंडेंट मत हो जाना किसी के ऊपर, बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, हद होगी तुम्हारी जी। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ जी, इधर देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी, सारे के सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है ब्रेटली, ब्रेटली है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, प्लेयर विजिट इंडिया 100 डेज एवरी फाइनेंशियल ईयर और दिस हैज बीन प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट 10 ईयर। बताओ, अब फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर। मेरे को सारे बच्चे बोल दो, ब्रेटली एक फॉरेन सिटीजन है। अब अगर एक फॉरेन सिटीजन है, वो हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है, तो हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है। आप सब जानते हो दो कंडीशन है, पहली 182 डेज वाली, दूसरी 60 डेज वाली। अब 60 डेज और मोर है, पिछले 4 साल में 400, तो मतलब 365 या उससे ऊपर है, तो रेजिडेंट बन गया। बट 7 साल में 700 दिन है, तो 730 दिन तो हो ही नहीं सकते, तो ये बंदा जो है RNOR वाली कैटेगरी में कवर होगा जी। चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अब अगले पॉइंट पर आओ। वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट रिलेट टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रिजाइड इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। अब बताओ, अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंडियन सिटीजन है, अब इंडियन सिटीजन है, वो बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं, सारे के सारे बच्चे सोच के बताना, अब ये इंडियन सिटीजन की बात कर रहे हैं। अब अगर ये इंडियन सिटीजन है और बाहर से इंडिया में आ रहा है, बताओ ROR, RNOR या NR। सारे बच्चे बोल दो, ROR बनेगा, RNOR बनेगा या NR बनेगा। जितने बच्चे हैं सारे बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा, NR वाली कैटेगरी में कवर होगा। ये स्पेशल केस में आएगा। एक इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन बाहर सेटल्ड है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, स्पेशल केस में आएगा, स्पेशल केस में आएगा। अगर इनकम 15 लाख तक है तो 182 डेज वाली कंडीशन चुकाऊंगी। अगर इनकम 15 लाख से ऊपर है तो 182 या 120 डेज वाली, ये तो है ही 100 दिन। तो अगर ये 100 दिन है तो भाई ये NR वाली कैटेगरी में कवर होगा, ये रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो, ये स्पेशल केस में कवर है, ये बात ध्यान देना चाहिए। डन, क्या बात मेरी समझ में आ रही है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, कह रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैज विजिट 120 डेज। अगर वो 100 दिन की जगह 120 डेज आए, बताओ सारे बच्चे बोलो, अगर ये 100 दिन की जगह 120 डेज आ रहा है, तो अगर श्रीनाथ की इनकम 15 लाख तक है, यहां पे दो केस बनेंगे देखो। अगर इसकी इनकम 15 लाख तक है फिर तो ये NR है भाई। अगर इसकी इनकम 15 लाख तक है तो फिर तो ये NR है। अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 120 डेज और मोर है, और पिछले 4 साल में 365 दिन भी है, तो ये बन जाएगा, अगर इनकम 15 से ऊपर है फिर ये बन जाएगा R। अच्छा, फिर ये R बनेगा
120 डेज वाली कंडीशन की वजह से बनेगा। अब दोनों हाथ आगे करो, दोनों हाथ आगे कर, दोनों हाथ आगे कर। अब मेरे नालायक बच्चे, जो तुम ROR यहां पे कह रहे हो, तुम नालायक हो क्या? बिल्कुल ही। याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था, अगर ये बंदा 120 डेज की वजह से रेजिडेंट बना तो ये हमेशा RNOR बनेगा, ये ROR बन ही नहीं सकता। और यहां पे जो है रेजिडेंट बन रहा है, ये 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से बन रहा है, तो ये हमेशा RNOR बनेगा, ये ROR बन ही नहीं सकता, चाहिए दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा हो, बस ये पर ध्यान दो। तो बच्चे बीच में ROR कह रहे थे ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है ना? तो हमेशा RNOR वाली कैटेगरी में कवर होगा, ये कभी भी ROR वाली कैटेगरी में कवर नहीं हो सकता, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है? इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है। यही रीजन है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है। आप समझ रहे हो क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें आइडिया लगेगा ही नहीं तुम कहां गलती करके आओगे। इसीलिए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में पल्ले पड़े कि हमें करना क्या है जी। अगले पॉइंट पर आओ जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 तो हम कर चुके हैं, अभी हम करके आए हैं वही 355 दिन है, ये तो बंदा NR है, ये तो अभी हमने CMA के मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन दिया जी। सर इनकम एज्यूम करनी है ना, इनकम अगर नहीं दी तो हमें एज्यूम करनी है। इनकम अगर नहीं दी तो हमें एज्यूम करनी है। तो सुना, चैप्टर पढ़ो ना, चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे मेरे बच्चे, तभी समझ में आएगा। ऐसे क्या समझ में आएगा, खाली क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएंगे। अब सना कह रही है इतना टाइम हो गया, 1.5 घंटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्यों नहीं आ रहा? खाली तुम क्वेश्चन करने बैठ गए, प्रोविजन याद नहीं आ रहे। अब मेरे पास कोई संजीवनी बूटी तो है नहीं कि मैं तुम्हारे दिमाग में घुस जाऊं और तुम्हें बता दूं। मेरे बच्चे पढ़ना पड़ेगा खुद। नालायक। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आओ, ये क्वेश्चन जो है, आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो जी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे चेक करो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी। अच्छा, वो कह रही है इतना टाइम हो गया, टाइम का नहीं पता लगा। कैसी बात कर रहे हो सोना यार। ठीक है, चलो। अरे सोल्व करते करते अच्छा 1.5 घंटा हो गया, टाइम का नहीं पता लगा। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, हाई फाई, हाई फाई जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ROR RNOR NR। अब बताओ दोनों की इनकम बतानी है जी। अभी आपको इनकम दे रखी है, अब बताओ दोनों की इनकम बताओ। ROR अगर है तो क्या होगा, RNOR है तो क्या होगा, NR है तो क्या होगा? हेलो, हाँ जी। चलो जी, एक क्वेश्चन करो फटाफट से जी। ये क्वेश्चन करो, ROR RNOR और NR वाले केस में क्या होगा जी? चलो करो फटाफट से जी। कि ROR वाले केस में क्या है, RNOR वाले केस में क्या है, और NR वाले केस में क्या है जी? अब इनका चेक करना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के शेयर्स बेच के इनकम आई, तो अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स बेच के इनकम आई है तो भैया सबके हाथ में टैक्सेबल है। 15,000 15,000 15,000। डिविडेंड मिल रहा है, जापानीज कंपनी, रिसीव्ड इन जापान। अब कमाया बाहर, रसीव बाहर किया। ROR के अंदर तो टैक्सेबल होगा, RNOR और NR के अंदर ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद रेंट मिल रहा है। अब सोच के बोलना, रेंट मिल रहा है यहाँ पे, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव बैंकिंग चैनल।
अब ये 75,000 है। एक बात मेरे को सोच के बताना, यहाँ पे गलती से भी 75,000 मत कर देना। पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालो, ये रेंट है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। ब्रैकेट में कंप्यूटेड नहीं लिखा हुआ, ब्रैकेट में कंप्यूटेड नहीं लिखा हुआ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ब्रैकेट में कंप्यूटेड नहीं लिखा हुआ। अब ये 75,000 है, इसमें से 30% की डिडक्शन माइनस करोगे। अब 75,000 में 30% माइनस करोगे 52,500 रुपए। तो 52,500 रुपए की इनकम जो है वो ROR वाले केस में टैक्सेबल कर दी जाएगी। आगे देखो, डिविडेंड इंडियन कंपनी से सबके हाथ में टैक्सेबल है 6,000 6,000 6,000। एग्रीकल्चर इनकम गुजरात, एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन इंडिया एग्जम्प्ट है, किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो 25,000 रुपए किसी के हाथ में नहीं आएगा। अब चेक करो, यहाँ पे 15 15 15 10 10 10। अब यहाँ पे 52,500, यहाँ पे क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 52,500 है और 6 6 6, तो यहाँ पे 83,500, 21,000 और 21,000। ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो ये इनकम हमारी तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। सर ये तो रेमिटेड है अनामिका, इन्होंने ना ये इसलिए टैक्सेबल किया है, इन्होंने सेम ईयर में, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे टैक्सेबल होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, बट इन्होंने ना ईयर नहीं दिया हुआ। आप चेक करो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसने कहा था 12-13 का इनकम है और अब रेमिट की है, तो हमने किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं किया था। अब इसने यहाँ पे ना ईयर नहीं बताया कि ये रेंट किस साल का है, अब इसने ईयर तो बताया नहीं, ये रेंट किस साल का है। तो इन्होंने ये एज्यूम किया है कि सेम ईयर का रेंट है, मान लो कमाया अप्रैल में और भेजा इसी साल के एंड में। तो ये लेटर का मतलब कहना चाह रहे हैं कि इसी साल के एंड में या इसी साल के किसी भी मंथ में आपने भेजा, क्योंकि ईयर स्पेसिफाई नहीं है। और चेक करो, CMA वाला मॉड्यूल वाला क्वेश्चन था, उस मॉड्यूल में क्या था कि 12 की इनकम थी और 12 की इनकम थी तो बेजी बाद में थी, तो हमने किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं किया। अब अगर यहाँ पे ईयर स्पेसिफाई होता, मान लो यहाँ पर वो कहता ये रेंट है 15-16 का, अब अगर 15-16 का रेंट है और अब रेमिट किया तो फिर मैं किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं करता जी। हाँ, नोट नीचे लिख सकते हो बिल्कुल जी, अनामिका ही है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। हाँ, नोट नीचे लिख सकते हो। मानसी कह रही है ROR के हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल होंगी। सारी का मतलब जो टैक्सेबल है, जो इनकम एग्जम्प्टेड है वो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, और जो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट होते हैं वो भी किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते जी। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लो जी, ये इनकम है, एक बार चेक करो क्या है। मिस्टर डेविड, इंडियन सिटीजन, एज 40 साल, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 31 मार्च 23 ड्यू टू हिज ट्रांसफर ऑफ हाई कमीशन ऑफ कनाडा। ही डिड नॉट विजिट इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग 23-24, मतलब वो बाहर रहता है बट है वो इंडियन सिटीजन, है वो इंडियन सिटीजन, बाहर रहता है। ही हैज रिसीव द फॉलोइंग इनकम, अब उसको सैलरी मिल रही है, कितने की सैलरी मिल रही है? 5 लाख रुपए की। फॉरेन अलाउंस मिल रहे हैं, नोट इंक्लूडेड अबव। याद करो, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन को सर्विस रेंडर करने पर कोई भी अलाउंस और परक्विजिट देती है वो एग्जम्प्ट होते हैं। अब ये फॉरेन अलाउंस मिल रहे हैं ना, ये तो एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट, FD की इनकम, ये टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, अब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर नेपाल, ये बंदा क्या है बताओ, ये बंदा क्या है जी? NR है, इंडिया में इस साल तो आया ही नहीं है। ये बंदा कौन है? NR है, और इनकम कमाई नेपाल, तो बाहर का रहने वाला अगर बाहर ही पैसा कमाएगा तो ये नॉन टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, अब ये भी कहां पे है? नेपाल में। अब अगर नेपाल में है तो ये भी जो इनकम होगी वो 2.5 लाख रुपए की टैक्सेबल नहीं होगी। तो आप चेक करना, यहाँ पर 5 और 6 लाख रुपए की इनकम जो है वो टैक्सेबल है, और कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं है। ठीक है जी, तो 6 लाख रुपए की इनकम, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना जी। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, फिर मत कहना कि क्वेश्चन बन गया और आपने बताया नहीं था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है जी। अब ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। ये तो मेरे को याद है, हमने त्रिशूल बैच के अंदर भी किया था। याद है कुछ आपको? ये वाला क्वेश्चन हमने त्रिशूल बैच के अंदर भी किया था, जब हमने ROR, RNOR और NR की इनकम निकाली थी। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, धुंधला धुंधला याद आ रहा हो आपको, थोड़ा बहुत याद आ रहा है कुछ? ठीक है जी,
अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो, अब सुनो। एक तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है, ये भी होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5, ये भी तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिए हैं जो अभी तुम्हें करने हैं क्लास खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद अभी तुम्हें करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये CS के मॉड्यूल वाले हैं। अब ये क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, ये अभी कर रहे हैं। 11 अभी कर रहे हैं। 12 मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन नंबर 13 मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है जी। अब इसमें कोई भी डाउट हो, आप पहले तो इस वीडियो में कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? कि आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना नहीं बना वो बताओगे। और दूसरा, अगर इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप क्या लिखोगे? CA मॉड्यूल पेज नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, डाउट। CS मॉड्यूल पेज नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, डाउट। ताकि जब कल वाली क्लास होगी तो कल वाली क्लास के अंदर पहले मैं डाउट ले लूंगा, अगर किसी का डाउट आया हुआ तो, नहीं तो फिर कल जो हम क्वेश्चन करेंगे, कल हम क्वेश्चन करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, कल हम क्वेश्चन करेंगे सेट ऑफ, ठीक है ना। कल हम 2 चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ। कल हम इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो अब एक बार फटाफट से आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ो और ROR, RNOR और NR इन तीनों की इनकम निकाल दो फटाफट से, जल्दी बस क्वेश्चन खत्म करो और फटाफट से आज हम काम खत्म करते हैं। इन तीनों की इनकम निकाल दो, ROR, RNOR और NR जी। जल्दी नहीं। ठीक है मानसी, मैंने बता दिया ना, मैंने पहले बता तो दिया कि कल की क्लास में क्लबिंग करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। तो क्लबिंग और सेट ऑफ अपना रिवाइज कर लेना आज वाली क्लास में। कल वाली क्लास में क्लबिंग और सेट ऑफ वाले क्वेश्चन करेंगे। उससे अगली क्लास में, कल 5 है ना, 6 तारीख को तो हमारी क्लास होगी, उससे अगली क्लास में हम कर लेंगे रिटर्न ऑफ इनकम और एडवांस टैक्स या डिडक्शन कर लेंगे। और 7 तारीख को तो हमारी मैराथन है जी, ठीक है ना। 7 तारीख को तो हमारी मैराथन है, तो 7 तारीख को सुबह क्लास नहीं होगी। 7 तारीख को हमें पूरी रात जागना है 12 घंटे, तो सुबह आपने आराम करना है और हम मिलेंगे 7 तारीख रात को शाम को 7 बजे पूरे के पूरे 12 घंटे के लिए फेस टू फेस। कोई भी बच्चा आ सकता है पूरे के पूरे 12 घंटे, कोई फ्री एंट्री फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मोस्ट वेलकम है। आप आओ, लक्ष्मी नगर में काफी सारे बच्चे फेस टू फेस क्लास में आते हैं मैराथन के अंदर, और लास्ट मैराथन है, मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। नहीं तो यूट्यूब पे लाइव तो अपने रहना ही रहना है जी, ठीक है जी। चलो बताओ कितना आंसर आ रहा है? 176, 106 और 106। हर्ष, क्वीन, सना, कशिश, 176, 106 और 106। तो आंसर है जी 176, 106 और 106। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड यार, जबरदस्त, ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट है जी। यही आंसर आपका निकल के आ रहा है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आंसर आपका दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और यही इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे, ये बात ध्यान दो। तो इनको शिद्दत से कर लेना, जो मैंने होमवर्क दिया है उसको कर लेना। देखो छोड़ोगे मेरा कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि पेपर तुम्हारे हैं। अगर तुम्हें लगेगा ना छोड़ना, होमवर्क का मतलब होमवर्क, वो बहुत गलत चीज हो जाएगी। तो जो मैंने होमवर्क दिया है
सारे बच्चे बैठ के भी होमवर्क सोल्व कर लो, जितने भी डाउट्स होंगे आप मुझे भेज देना, कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। चलो अब हम मिल रहे हैं कल 10 बजे। अब हम मिल रहे हैं, अगर पिछले क्वेश्चन में सेविंग का इंटरेस्ट होता तो अगर वो टोटल इनकम मांगता तो माइनस करते, ग्रोस टोटल इनकम में नहीं करेंगे। अगर वो टोटल इनकम मांगता तो डिडक्शन माइनस करते, ठीक है जी। सर इधर 30% माइनस क्यों नहीं किया? अरे नलायक को उसने इनकम दे रखी है ना, अब यहाँ पे उसने इनकम निकाल के दे दी है, जब इनकम ही निकाल के देते माइनस क्यों करोगे? अगर रेंट दिया होता तो माइनस करते, रेंट वाले केस के अंदर माइनस करते, इनकम वाले केस के अंदर माइनस नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलो फिर मिल रहे हैं कल सुबह 10 बजे त्रिशूल बैच में। कैपिटल गेन को फाइनली हम पैक करने वाले हैं, तो कल सारे के सारे बच्चे पहुंच जाना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। सारे बच्चे कमेंट करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, शेयर करो, हर एक बच्चे के साथ ये प्लेलिस्ट शेयर होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।